अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 34 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि हमने मेजरमेंट के 4 लेवल्स पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। लेकिन जो SPSS सॉफ्टवेयर है उसमें इंटरवल और रेशो को मिला के वो सिंपली स्केल कहते हैं, यानी उसमें 3 आपको कैटेगरीज मिलेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। जबकि एनालिसिस में आपको कई दूसरी टर्म्स भी जो है वो मिलेंगी, वेरिएबल्स के नाम मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जैसे नॉमिनल को वो नॉमिनल वेरिएबल्स या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कह लेते हैं, ऑर्डिनल को आमतौर पे ऑर्डिनल ही कहा जाता है, इंटरवल को इंटरवल या बाज़ दफ़ा स्केल वेरिएबल भी कहा जाता है। इसी तरह से रेशो को स्केल वेरिएबल भी कह सकते हैं, मीट्रिक वेरिएबल भी कहा जाता है और समटाइम्स कंटिन्यूस वेरिएबल भी कहा जाता है। तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए ताकि किसी भी जगह पे कंफ्यूजन ना हो। नाउ ऑनवर्ड्स जो टेस्ट हम पढ़ेंगे, चूँकि वो ज़्यादा टेक्निकल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उनकी एक ब्रीफ समरी उनके बारे में वो मैंने यहाँ बता दी है। उसमें कहीं पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे, कहीं पे जो है वो और कुछ कंडीशंस आएंगी। तो हर टेस्ट की अपनी अपनी एक एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं ब्रीफली यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 7 पे जो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये दो नॉमिनल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या ताल्लुक जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 पे वन सैंपल टी टेस्ट जो है, ये एक स्केल वेरिएबल का मीन जो है उसको कंपेयर किया जाता है किसी कांस्टेंट के साथ। फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आप दो डिफरेंट जो स्केल वेरिएबल्स हैं उनके मीन्स को कंपेयर करते हैं। नंबर 10 पे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, जिसमें एक ही जो स्केल वेरिएबल है उसके दो रिलेटेड ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। वन वे अनोवा, अनोवा कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उनको एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें स्केल वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है और ये डिपेंडेंस जो है वो चेक की जाती है, देखी जाती है। एनकोवा जो है ये कहते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को। इसमें भी 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उनमें एटलीस्ट एक नॉमिनल होता है और एक स्केल वेरिएबल होता है, जबकि डिपेंडेंट जो है वो स्केल वेरिएबल ही रहेगा। कोरिलेशन एनालिसिस में हम दो स्केल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन चेक करते हैं। कोरिलेशन और काई स्क्वायर ये एक ही तरह के हैं। फ़र्क क्या है कि काई स्क्वायर में दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो नॉमिनल होंगे और कोरिलेशन में दोनों स्केल वेरिएबल्स होंगे। सिंपल रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक एक होते हैं और दोनों ही स्केल वेरिएबल्स हैं। जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो होते तो स्केल हैं लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, जबकि डिपेंडेंट एक ही स्केल वेरिएबल होता है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट या लॉजिट एनालिसिस जो हैं, इसमें एक से ज़्यादा स्केल वेरिएबल्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक नॉमिनल वेरिएबल होता है। फिर हमारे पास कई दूसरे एनालिसिस हैं, जैसे फैक्टर एनालिसिस हैं। इसका मकसद होता है कि हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को चंद फैक्टर्स में तकसीम कर देना है या बना लेना है, यानी हम डेटा रिडक्शन की तरफ जाते हैं। क्लस्टर एनालिसिस जो हैं, इसमें हम मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स या जो केसेस जिन्हें कहते हैं SPSS की ज़ुबान में, हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस हैं, जिसमें हम दो जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उनको रिलेट करते हैं ग्राफिकली। रिलायबिलिटी एनालिसिस में हम जो हमारा स्केल या इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनियर है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं थ्रू क्रॉनबैक अल्फ़ा। और फाइनली जो थीमेटिक एनालिसिस हैं, इसमें भी हम जो डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा, उसके मुख्तलिफ कोडिंग करते हैं, फिर उससे थीम्स बनते हैं। उन थीम से एक जो ग्लोबल थीम है वो बनता है। यानी ये फैक्टर एनालिसिस की तरह है, लेकिन फैक्टर एनालिसिस होते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक है और जो थीमेटिक एनालिसिस हैं ये क्वालिटेटिव टेक्निक है। तो अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे और इसको मैं स्टार्ट करूंगा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को चेक करता है
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि ये वेरिएबल्स कैटेगरीज के ऊपर बेस करते हैं, यानी नॉमिनल स्केल के साथ इनको मेजर किया जाता है। और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और दूसरी जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स एक रूम है जहाँ पे 100 लोग मौजूद हैं और उसमें 30 मेल्स हैं, 70 फीमेल्स हैं। अब अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि उसमें 10 एशियंस हैं, तो हम उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 10 एशियंस में 3 जो हैं वो मेल्स होंगे और 7 जो हैं ये फीमेल्स होंगे। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं और ये हमने बेस किया है जो ऑलरेडी हमें मेल्स और फीमेल्स की जो एक प्रोपोर्शन है वो दी गई। इसी तरह से हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो वाकई उतनी हैं या नहीं। तो अब अगर हम अपनी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी एशियन पीपल के बारे में, वो उसको अगर हम चेक करें ऑब्जर्वेशन के थ्रू और हमें पता चले कि वाकई ही जो 10 एशियंस थे उसमें 3 मेल्स हैं और 7 फीमेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों जो वेरिएबल्स हैं यानी एथनिसिटी और जेंडर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम ये कहें कि उस रूम में 10 क्रिकेटर्स हैं जो कि एशियंस हैं, तो अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये नहीं होगी कि उसमें 3 मेल्स होंगे और 7 फीमेल्स होंगी, क्योंकि एशिया में जो क्रिकेट खेली जाती है वो मेल्स ही खेलते हैं ज़्यादा उसे। उस सूरत में हो सकता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन हो कि 10 के 10 जो क्रिकेटर्स हैं वो मेल्स ही होंगे। तो अब यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी रीज़न ये है कि जो दो वेरिएबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी क्रिकेटर होना और जेंडर, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ फीचर नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। मैंने पहले भी बात की कि कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे जो क्रिकेट खेली जाती है वो ज़्यादा मेल्स ही उसको खेलते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं काइस के टेस्ट के साथ, जो कि हमें इंडिपेंडेंस होने या ना होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब एक और एग्जांपल देखें। इसमें हमने मुख्तलिफ कस्टमर्स जो हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग हैं, टीन, यंग, एडल्ट्स, मिडल एज और सीनियर। और क्रॉस टेबुलेशन आपको नज़र आ रहा है कि जेंडर वाइज और एज वाइज मुख्तलिफ जो कस्टमर्स हैं उनकी तादाद लिखी हुई है। फीमेल्स का सम है 64 और मेल्स का 41 है। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स 105 है। पिछले टेबल में हमने जेंडर वाइज और कस्टमर का जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से उनके काउंट्स लिखे थे यानी फ्रीक्वेंसीज, और इस टेबल में हम देखेंगे कि उनका एक्सपेक्टेड काउंट कितना था और रेजिडुअल की वैल्यू कितनी। तो एक्सपेक्टेड काउंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है कि आपने कॉलम टोटल को रो टोटल से मल्टीप्लाई करना है और उसे ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर आप फीमेल्स के सामने और टीन्स के नीचे देखें तो एक्सपेक्टेड काउंट लिखा हुआ है 3। ये वैल्यू कैसे आई? अगर आप टीन जो कि एक कॉलम है उसका कॉलम टोटल 5 बनता है और फीमेल्स के सामने जाएं तो रो टोटल जो है वो 64 बनता है। आप 5 को 64 से मल्टीप्लाई करें और इसे ग्रैंड टोटल यानी 105 से डिवाइड कर दें तो ये 3 आ जाएगा। जहाँ पे राउंडिंग है वहाँ पे आप राउंड कर लेंगे उसे। इसी तरह से बाकी जो एक्सपेक्टेड काउंट्स हैं उनको भी इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया गया। रेजिडुअल का जो फार्मूला है वो अगर आप बॉक्स में देखें, काउंट माइनस एक्सपेक्टेड काउंट। जैसे फीमेल्स जो टीन हैं उनका काउंट 4 था और एक्सपेक्टेड काउंट 3 था, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। इसी तरह से अगर मेल्स के केस में देखें तो टीन का काउंट 1 है लेकिन एक्सपेक्टेड काउंट 2 है, तो यहाँ पे जो उसका रेजिडुअल है वो -1 आ रहा है। तो रेजिडुअल पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। इन केस के जो काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट अगर इक्वल हैं तो वो ज़ीरो भी आ सकता है।
अब हमने इसका जो हाइपोथेसिस है वो चेक करना है। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा कि वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के साथ, एसोसिएशन उनकी नहीं है। या हम इस चीज़ को यूं भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ये पहले बात हो चुकी है कि अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तब ये चीज़ शो हो रही है कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। और इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले आएं और यहाँ पे राइट साइड पे ज़ीरो रह जाएगा, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारे पास जो p की वैल्यू है वो लेस देन 0.05 आएगी, और इसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे अगर इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आती है। तो नेक्स्ट टेबल में हम कई चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। जी, इस टेबल में अगर आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ पियर्सन काई स्क्वायर और लाइक्लीहुड रेशो, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 1.193 और 1.268 रिस्पेक्टिवली हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि इन दोनों की वैल्यूज़ अगर 1 के करीब होंगी तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, और अगर ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती जाएंगी तो फिर डिपेंडेंस जो है वो आती जाएगी। इसी तरह आप अगर राइट साइड पे सिग्निफिकेंस लेवल देखें तो दोनों को जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.879 और 0.867 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। ये पहले बात हुई कि अगर p की वैल्यू, ये सिग्निफिकेंस लेवल को p वैल्यू कहते हैं, अगर ये 0.05 से बड़ी है तो फिर हम h0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और रिजेक्ट ना करने से मुराद ये है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। तो पियर्सन काई स्क्वायर वैल्यू और लाइक्लीहुड रेशो, इन दोनों की वैल्यू 1 के करीब है, ये भी हमें बता रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो भी हमें बता रहा है कि दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। अब आप अगर टेबल पे नीचे आएँ तो क्रैमर्स वी और इसी तरह फाई की वैल्यू लिखी हुई है, दोनों वैल्यूज़ 0.107 है। इसमें ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स बताती हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, और अगर 1 हो तो परफेक्टली एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ आप देखें कि 0.107 ये वैल्यू 0 के करीब है, यानी दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ऑल्दो परफेक्ट नहीं है लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट हैं। और इसी तरह अगर इनकी राइट साइड पे आए तो इनका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो भी 0.05 से बड़ी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि अगेन ये वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट होने के बारे में बता रहा है। तो अगर जितने भी कस्टमर ग्रुप्स हमने देखे मेल्स और फीमेल्स में, चाहे वो टीन हैं या अडल्ट्स हैं या वो मिडल एज हैं या सीनियर्स हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। जिसका मतलब ये होगा कि हमें मार्केट में कई तरह के सेगमेंट्स मिल रहे हैं बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स। तो ये हमें सेगमेंटेशन और टारगेटिंग में मदद देगा मार्केटिंग रिसर्च में। नंबर 8 इज़ वन सैम्पल टी टेस्ट, और इस पर मैं पहले बता चुका हूँ कि एक स्केल वेरिएबल का जो मीन है उसे कंपेयर किया जाता है किसी कांस्टेंट के साथ, जिसे टेस्ट वैल्यू भी कहा जाता है। तो पहले इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस भी होता है और उसका अल्टरनेटिव भी होता है। नल हाइपोथेसिस को आमतौर पे इस तरह से लिखा जाता है कि म्यू से मुराद है जो स्केल वेरिएबल है उसका मीन, तो मीन वैल्यू इज़ इक्वल टू टेस्ट वैल्यू जो कि कोई कांस्टेंट होता है, और अल्टरनेटिव उसका अपोजिट होता है। तो एग्जांपल में देखें कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें एडल्ट्स हैं 20 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इस सैंपल की जो एवरेज हाइट है वो 66.5 इंचेस है। अब यहाँ पे जो 66.5 इंचेस है ये एक कांस्टेंट या टेस्ट वैल्यू है, जिसको हम सैंपल के मीन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो क्लेम है वो सही है या नहीं। इस सूरत में हमारा जो नल हाइपोथेसिस बनेगा
वो म्यू हाइट इज़ इक्वल टू 66.5। म्यू हाइट से मुराद है कि जो हमारे पास सैंपल है उसकी मीन हाइट बराबर है 66.5 के, जो कि एक टेस्ट वैल्यू या कांस्टेंट है। यहाँ टेबल में आपको जो डिस्क्रिप्टिव्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमारा जो सैंपल साइज़ है वो 408 का है और जो हमारा सैंपल मीन है वो 68 इंचेस है, 68.03 लिखा हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5.3 है और वैसे जो रेंज बनती है हमारे ग्रुप में सैंपल में वो 55 से लेके 88.41 तक मुख्तलिफ लोगों की हाइट है, जिसका मीन 68 बनता है। अब हमने ये कंपेयर करना है कि ये जो 68 है क्या ये 66.5 के इक्वल है। ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं। अगर तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इस डिफरेंस को इग्नोर करके कह सकते हैं कि हमारे जो सैंपल की मीन हाइट है वो 66.5 के करीब है। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि वो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मीनिंगफुल डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे कि टी टेस्ट हमें इसके बारे में क्या बताता है। जी यहाँ पर देखें, हमने जो हमारा हाइपोथेसिस था कि म्यू सैंपल जो है डेट इज़ इक्वल टू 66.5 और चूँकि सिग्निफिकेंस लेवल या पी जो है दिस इज़ लेस देन 0.05, जिसका मतलब ये है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्शन से मुराद ये है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड टेस्ट वैल्यू। और अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसकी एवरेज हाइट विच इज़ 68 वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जनरल हाइट जो कि 66.5 थी। और ये जो डिफरेंस आ रहा है 1.5 का, हमारा जो सैंपल है इसमें जितने भी लोग हैं वो जनरल पॉपुलेशन से 1.5 इंचेस टॉलर हैं।